हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा और डर का एहसास होने वाला है। अगर आप वीडियो में कमेंट करके यह बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, इसके बाद अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। कमेंट करना ना भूले। और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी नैनीताल रहने वाले सूरज की है, जो एक बस ड्राइवर हैं। तो चलिए अब कहानी सूरज से सुनते हैं। मेरा नाम सूरज है और मैं बस ड्राइवर हूँ। नैनीताल परिवहन विभाग में बस ड्राइवर के रूप में काम करते हुए आज लगभग 15 वर्ष हो गए हैं। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। जब मैं बस ड्राइवर बन गया था और मैं जिस क्षेत्र में काम करता था उसके रास्तों और स्थानों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वास्तव में वह घटना मेरे साथ हुई थी जब मैं रात की शिफ्ट पर था और बारिश हो रही थी। जब वह घटना मेरे साथ हुई थी, पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, इसलिए मैं रात को 10 बजे अपनी बस को स्टार्ट करके उसे सुबह 10 बजे तक उसकी मंजिल तक पहुंचाना रहता था। और उस बारिश के दौरान ही मुझे रात को अपनी बस को उन सुनसान और विचित्र नैनीताल की सड़कों पर चलाना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं, लोग दिन की तुलना में रात में ट्रेवलिंग करते हैं, इसीलिए मेरी बस में बहुत कम सवारियां होती थीं और जो भी सवारियां बस में बैठी थीं वे लगभग 2 बजे रात तक अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर उतर जाती थीं। उस दिन लगातार बारिश होने पर मुझे कई बार बस को खाली चलाना पड़ता था और बारिश की वजह से मेरी बस में बहुत कम सवारियां थीं, इसलिए मैं सिर्फ उन कम सवारियों को लेकर चल रहा था। तभी मुझे अपनी बस को अगले गांव के बस स्टैंड पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि मेरी बस का कंडक्टर उस बस स्टैंड से निकलने वाला था और कोई और बस कंडक्टर उसके स्थान पर आने वाला था, या मैं कहूं कि आने वाली है। दरअसल अगले स्टेशन से बस कंडक्टर बनने वाली लड़की की शादी कुछ समय पहले हुई थी और अपनी शादी के कारण बहुत दिनों से छुट्टी पर थी और आज पहली बार वह अपने काम पर वापस आई। मैं पहले से ही इसके बारे में अवगत था। उससे पहले भी मैं 3 से 4 महीने तक यह लड़की के साथ काम कर चुका था, जिसका नाम दीपिका था। वह बहुत बोलचाल में भी अच्छी थी, इसलिए रात में उसे बातें करते हुए सफर कब समाप्त हो जाता था पता नहीं चलता था। लेकिन दीपिका के बस में चढ़ने के बाद मुझे उसका व्यवहार कुछ अलग ही लगा। जब उसने उस बस स्टैंड से अपना काम पूरा किया, उसने अपने दुपट्टे से एक बड़ा सा घूंघट निकालकर अपने चेहरे पर डाली हुई थी। वह बस में बैठे लोगों पर भी बहुत चिल्लाती थी। उसके व्यवहार से मुझे लगा कि शायद घर में कोई समस्या चल रही है, जिससे आज दीपिका का स्वभाव थोड़ा उखड़ा हुआ है। लेकिन मैं जानता था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं बस चलाते हुए अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में देखा कि रात के 12 बज रहे थे। उस समय तक बस की लगभग सभी सवारियां बस से बाहर निकल चुकी थीं। अब बस में केवल कुछ 2-4 सवारियां थीं। लेकिन आज मुझे लगता है कि दीपिका भी उन सवारियों के साथ बस में पीछे बैठी हुई है, जो मुझे अजीब लगा। और वह अभी भी एक बहुत लंबा घूंघट पहने हुए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दीपिका बस में बैठी सवारियों की टिकट बनाते ही मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाती थी। फिर हम लोग बात करते हुए अपना रास्ता निर्धारित करते थे। लेकिन वह उस दिन मेरे पास केबिन में नहीं आई। मैं बस में पीछे की तरफ बैठी हुई थी, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं बस चला रहा था। उसके कुछ समय बाद 2-4 सवारियां भी बस से उतर गईं। उस दिन बाहर बहुत बारिश हुई, इसीलिए हमें सवारियां भी नहीं मिली, जिसकी वजह से बस अब बिल्कुल खाली है। लेकिन मुझे बस को तय समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, उसमें सवारी बैठे या नहीं। उस दिन मैंने सोचा कि आने वाले कुछ गांवों से सवारियां मिल सकती हैं। यही सोचकर मैं बस में चला रहा था। जब मैंने घड़ी देखा तो लगभग 1 बज चुके थे। लेकिन दीपिका अचानक मेरे पास आकर केबिन में बैठ जाती है। मैंने उससे कहा, अरे दीपिका, कैसी हो? उसने अब भी लंबा घूंघट निकाल रखा था। और आज तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों उतारा? तुम्हारा ससुराल है, तुमने इतना बड़ा घूंघट निकाल रखा है। लेकिन मुझे इस पर कोई जवाब नहीं दी।
तब मैं फिर से पूछता हूं कि क्या हुआ और आज इतनी चुप क्यों हो। उसने बिना घूंघट उठाए ही मुझसे कहा कि तुम चुपचाप अपना काम करो, मुझसे ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है। मुझे इस बात से थोड़ा बुरा लगा और अब उससे बिना कुछ बोले ही मैं चल रहा था, लेकिन आज उसकी आवाज कुछ बदली हुई सुनाई दे रही थी, जैसे उसका गला पूरी तरह से बैठा हो। वह बहुत अजीब और खसरा हुआ स्वर में बोल रही थी। इसीलिए मैंने उसे फिर से पूछा कि क्या दीपिका शादी की मिठाई नहीं लेकर आई। तभी उसने फिर से एक अजीब आवाज में कहा, तुम खाओगे जो मैं लाया हूं। तभी मैंने उसे कहा, अरे क्यों नहीं, अगर तुम खिलाओ तो मैं खाऊंगा। मुझे इतना कहते ही उसने अपने बैग से कुछ निकाला और मेरे सामने रख दिया। उसने मुझे खाने के लिए जो कुछ दिया उसे देखकर मेरे होंठ उड़ गए था। तभी मैं उससे कहता हूं कि दीपिका, यह मजाक कैसा है, और भला कोई ऐसा मजाक करता है कि ऐसी चीजों को इतनी रात को अपने पास क्यों रखते हो। क्या वास्तव में उसने अपने बैग से एक व्यक्ति के कंकाल की मुंडी निकालकर सामने रख दी थी, जिसको देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं उससे सब बता ही रहा था कि वह अचानक मुझसे पूछती है कि क्या हुआ, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें जो कुछ दूंगा वह खाओगे, तो अब तुम्हें खाना होगा इसे। तब मैं उससे कहता हूं कि भला कोई आदमी की हड्डियां कैसे खा सकता है। तो वह कहती है कि अगर मैं खा सकती हूं तो तुम क्यों नहीं खा सकते। अगर नहीं तो आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी, और अगर तुम मेरे साथ चलते रहोगे और मेरे जैसा बन जाओगे तो आसानी से इंसानी हड्डियों को खा लोगे। तो मैं कहता हूं कि अरे तुम क्या बोल रही हो, वह आज क्या हुआ है, तुम्हें इतने दिन घर पर छुट्टी काट कर आने की वजह से शायद आपके दिमाग हिल गया है। उसने लंबा घूंघट निकाल रखी थी, इसीलिए मैं अभी उससे यह सब कह पा रहा थी, और मुझे आगे क्या होने वाला था पता नहीं था। मेरे इतना कहने पर वह अचानक एक अजीब सी भारी आवाज में मुझे बताती है कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है। मेरा दिमाग नहीं, तुम मेरे सामने इतना बहुत बोल रहा हो, किसी को भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे सामने बोल पाए। तभी मैं उसकी बात को मजाक में लेता हूं और मैं उससे पूछता हूं कि आप में ऐसा क्या है जो आपके सामने कोई नहीं बोल सकता, जबकि मैं आसानी से बोल सकता हूं। वह मेरी बात सुनकर कहती है कि अब अधिक बोल नहीं पाएगा, और मुझसे इतना कहने के बाद वह एक अजीब तरह से जोर से हंसने लगती है, और फिर उसने अचानक अपने दुपट्टे से घूंघट निकाल दिया जो उसके सिर पर था। उसने घूंघट हटाते ही मेरी नजर उसके ऊपर गई। उसकी तरफ देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे सामने क्या था, और अगर ऐसा है तो यह बोल कैसे पा रहा है। इसके साथ ही मुझे डर से पूरे शरीर से पसीना आने लगा, और जैसे ही वह अपना घूंघट उठाता है और मेरे हाथ पैर कपने लगता है तो मैंने देखा कि वह उसका सर नहीं था। मेरे सामने बस उसका शरीर है। उसका सिर कटा हुआ था और उसकी कटी हुई सिर से लगातार खून बहने लगा, जिससे मेरी बस के पूरे केबिन में खून ही खून था। अब देखकर मुझे पता चला कि यह दीपिका नहीं है, बल्कि दीपिका का रूप लेकर किसी भूत प्रेत आत्मा या छलावा के चंगुल में आज मैं बुरी तरह फंस गया हूं, और आज मेरा बचना नामुमकिन है। अब मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी, और जब मैं सामने की ओर देखा तो मैं बस जिस रास्ते पर चला रहा था वह आज का रास्ता वह नहीं था जिस पर मैं हर दिन बस ले जाता हूं। पता नहीं मैं उससे बात करते समय रास्ता गया था, और अब मैं एक विचित्र और अंधेरे रास्ता पर था, जहां मुझे उस वीरान जंगल और रास्ते के दोनों तरफ घने अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब मेरा शरीर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, मेरे हाथ और पैर भी नहीं हिल रहे थे, बस धीरे धीरे उस रास्ते पर जा रहा था। वह सिर कटी हुई महिला अचानक मुझसे कहती है कि क्या हुआ, तुम डर गए। लेकिन मैं उसकी तरफ देखकर नहीं समझ पाया कि यदि उसका मुंह नहीं है तो आवाज कहां से आती है। तब वह महिला मुंडी उठाकर मुझसे कहती है कि अब तुम्हें इसे खाना ही होगा, और अगर तुम इसे नहीं खा सकते तो मैं जल्द ही तुमको इसे खाने के लायक बना दूंगी। मुझे इतना कहकर वह महिला मुंडी को अपनी गर्दन के ऊपर रखती है और वह हंसने लगती है। अब उसके अंदर से हंस की आवाज आई तो वह खुद मुंडी हिला रही थी। उस मुंडी को देखकर ऐसा लगा कि उसमें जान आ गई हो। वह मुंडी ही इधर उधर घूम रही थी। उसकी मुंडी भी उसी तरह इधर उधर घूम रही थी जैसे कोई इंसान गर्दन को घुमाकर देखता है। मैं उसकी ओर देख ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक जोर का धमाका सुनाई देता है। उस धमाके के बाद मेरे शरीर में एक गहरी चोट लगी और फिर मैं वहीं बेहोश हो जाता हूं।
लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं उस सुनसान वीरान सड़क पर पड़ा हुआ हूं और मेरी जो बस एक पेड़ के पास मेरी आंखों के सामने खड़ी है और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे बस से यहां तक घसीट कर ले गया है। जब मैंने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर करके देखा, क्योंकि पूरी सड़क खून से भरी हुई थी और मेरे कपड़े में भी खून था, जो देखकर मुझे लगता था कि मुझे बस के केबिन से यहां तक लाया गया है। लेकिन मैं अब यह नहीं समझ पा रहा था कि अगर वह सरकटी औरत ही मुझे यहां तक घसीट कर लाई है तो उसने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया। मैं यह सब सोच ही रहा था कि वह सिर कटी हुई महिला बस के पीछे से अचानक निकल कर आती है और इस बार उसने कुछ कुल्हाड़ी की तरह पकड़ा था। जो मैंने देखा, मुझे लगा कि यह औरत अब इस कुल्हाड़ी से मुझे मार डालेगी। सड़क पर पेड़ ही मैं डर के मारे पीछे की तरफ खिस सकता हूं। वह औरत एक अजीब तरह से चिल्लाते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ खिसक रहा था, मैं उससे कहना चाहता था कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए पीछे की ओर खिसक रहा था। उस रास्ते पर बड़ी पहाड़ियां हैं और एक तरफ बहुत गहरी खाई एक और थी और वह रास्ता उस पहाड़ी के तलहटी से बना था। उस समय मुझे लगता था कि यह मेरे जीवन का अंतिम क्षण है और उस समय मैं भगवान को मन में याद करने लगता हूं। हे भगवान, अगर तुम वास्तव में इस दुनिया में हो तो आज मुझे इस मुसीबत से कैसे बचाओ। मैं भगवान को याद करते हुए अपने दोनों हाथों के बल पीछे की तरफ खिसक ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा पत्थर अचानक पहाड़ी से नीचे गिरता है। अब पत्थर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। तभी मैंने सोचा कि अगर आज यह महिला मुझे नहीं मारेगी तो मैं इस पत्थर के नीचे दबकर मर जाऊंगा। मेरी मौत आज तय है। मैंने अपने जीने की हर उम्मीद खो दी थी। चाहे यह सिर कट्टी हुई औरत मुझे मारे या फिर इस पत्थर की चपेट में आकर मर जाऊं। और अब मैं अपने आप को बचाने की सभी कोशिशें भी छोड़ दी थी। तभी पत्थर तेजी से नीचे गिरता है और एक बार वह वहां खड़ी बस की छत के ऊपर गिर जाता है और फिर सिर कटी हुई औरत को खाई में गिरा देता है। लेकिन वह औरत वहां से कैसे गायब हुई? क्या वह उस पत्थर की टक्कर से खाई में गिर गई है या फिर उससे पहले ही गायब हो गई है? मैं बस उस सड़क पर नीचे पड़ा था और अचानक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा है और अब वह मुझे उस सड़क से पीछे की खाई ओर घसीट रहा था। मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था कि मैं धड़ाम से उस खाई में गिर गया। लेकिन मैं उस खाई में गिरते वक्त एक बार उस बस की तरफ देखा और जब मैं उस बस की ओर देखा तो मैंने देखा कि वह सरकट हुई औरत बस के बगल में ही खड़ी थी। लेकिन अगर वह महिला उस समय भी बस के पास खड़ी थी तो मुझे किसने घसीटकर खाई में गिराया? अब मैं उस खाई में गिरते ही बेहोश हो जाता हूं। लेकिन बेहोश होने से पहले मुझे एहसास हुआ कि मैं उस खाई में किसी पानी में गिरा हूं, जैसे कि वह एक नदी है और मैं उस नदी में मैंने भी ऐसा ही सोचा। लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया और उससे आगे क्या हुआ मैं नहीं याद कर सकता। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी के घर में लेटा हुआ था और उस समय भेड़ों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मैं उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वहां पर एक आदमी आता है और मुझसे कहता है, आप लेटे रहिए, आप उठने की स्थिति में नहीं हैं। जब मैं उसे पूछता हूं कि तुम कौन हो और मैं यहां कैसे आया, तो वह मुझे बताता है, मैं एक भेड़ चरवाहा हूं जो हिमाचल की पहाड़ियों में भेड़ों को चरा हूं। लेकिन मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूं कि आप हर दिन गांव से बस गुजरते हैं। उस बस में मैं आपके साथ कई बार सफर कर चुका हूं, इसीलिए मैंने आपको पहले भी देखा है। लेकिन मैं उस आदमी से कहता हूं कि मैं तो आपको नहीं जानता, क्योंकि बस में हर दिन कई लोग बैठते और उतरते हैं। वह आदमी मुझसे कहता है कि मुझे अब हर किसी का चेहरा याद नहीं रख सकता। वह आदमी पूछता है कि आप उस खाई में कैसे गिरे। मैंने उस व्यक्ति को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। तब उस आदमी ने मुझसे कहा, आप इसे कोई भगवान का करिश्मा ही मानो जो कल रात आपकी जान बच गया, वरना मैंने सुना है कि उस पहाड़ी मार्ग पर एक छलावा रहता है, अलग अलग रूप बदल कर लोगों को रास्ता भटका है और फिर सुनसान रास्ते पर ले जाकर उन्हें मार डालता है। इसलिए हम चरवाहे लोग भी अपनी भेड़ों को कभी उस रास्ते पर नहीं ले जाते, और अगर जाते हैं तो शाम होने से पहले ही घर लौट आते हैं। मैंने उस चरवाहे से पूछा
कि आपने मेरी जान कैसे बचाई, क्योंकि रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। और चरवाहे ने मुझे बताया कि मैं सिर्फ अपनी भेड़ों को पानी पिलाने के लिए उस नदी की तरफ लेकर गया था जब मैं आपसे मिले। पर जब आप मुझे उस नदी में बहते हुए देखा तो मैंने सोचा कि शायद कोई मर गया है। आपका चेहरा देखकर मैं आपको पहचान गया, जो अपने गांव में चलने वाली बसों को चलाते हैं। उसके बाद मैं आपको कल रात अपने घर लेकर आया था, लेकिन तब से आज तक आप बेहोश रहे हैं। यह अच्छी बात है कि आप होश आ गए, क्योंकि मैं अभी पुलिस में जाकर आपकी रिपोर्ट करने वाला था। फिर मैंने उस चरवाहे को धन्यवाद दिया, लेकिन तभी मैंने दीपिका मेरे साथ कंडक्टर और आज जिसका रूप लेकर वह छलावा मेरी बस में बैठा था उससे फोन करना चाहा। लेकिन जब मैं फोन निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरे पास फोन नहीं था। तब मैंने सोचा कि शायद वह नदी में गिरते वक्त कहीं गिर गया होगा। और उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि दीपिका ने कुछ दिनों की छुट्टी और भी ली थी और वह अब तक वापस काम पर नहीं आई है। लेकिन मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। मैंने देखा जब मैं उस खाई से नदी में गिर गया था, इसलिए वह छलावा बस के बगल में खड़ा था। तो अगर वह बस के बगल में खड़ा था तो मुझे पीछे से घसीटकर खाई में किसने गिराया? उसने मुझे पीछे से दोनों हाथों से पकड़ा और मुझे उस खाई में गिरा दिया था। मैं आज तक इसे समझ नहीं पाया। आपको क्या लगता है कि वह कौन होगा?